हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से कौन से आइडिया से प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस रहेगा एज़ पर यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के सिलेबस के हिसाब से रहेगा और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो ट्रेंड रहे हैं प्री में और मेंस में उसके लिहाज से हम चीज़ें एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, बेसिक्स है, वो क्लियर है डिफरेंट सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एथिक्स। ओके, अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू आवर फाउंडेशनल कोर्स, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। इसी के साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा की जाएंगी। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी और वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा, आपके वीकनेसेस पे वर्क किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्लास के पहले और क्लास के बाद। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेसिक्स क्लियर भी नहीं है तो कंटिन्यू रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 4-6 महीने तक आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा। ओके, तो पहला आर्टिकल आज बात करता है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि कैसे हम एग्रीकल्चर को और डेवलप कर सकते हैं, उसको और रेमुनरेटिव बना सकते हैं। तो उसके लिए अभी ध्यान रखिएगा, आपका जो हाल ही का बजट था 2025 का, उसमें आपका जो पीएम धन्य कृषि योजना जो लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में मेंशन किया गया था, उसको अभी लॉन्च किया जा रहा है। अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में और उसको अभी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेटेड तरीके से, 100 डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं उनको टारगेटेड तरीके से उनकी डेवलपमेंट की जाएंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपके इरिगेशन को लेके, फिर सीड्स को लेके, फर्टिलाइजर्स को लेके, इन सभी चीज़ों को इसमें एड्रेस किया जाएगा ताकि जो फार्मिंग सेक्टर है उसको रेमुनरेटिव बनाई जा सके, स्पेशली जो 100 आपके बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इन फार्मिंग सेक्टर। ओके, तो इसका अभी एम क्या है, टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो इसके लिए अभी क्या होगा, कमेटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ द स्कीम विल बी फॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो कमेटी बनाई जाएंगी, पहले नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, ताकि आपका टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच के जरिए आपके प्रोडक्टिविटी को एग्रीकल्चर में इन्हांस की जा सके और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके जो फार्मर्स है उनका लाइवलीहुड को अच्छा किया जा सके। तो इसमें बाकी आप ध्यान रखिएगा, 24,000 करोड़ दी जाएंगी फॉर 6 ईयर्स। ओके, और इसमें आपके स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करेंगे विथ सेंटर। 100 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे टारगेट तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा इन एग्रीकल्चर, जो आपके सबसे पिछड़े हैं। देन आपके इसमें टारगेटेड कितने फार्मर्स रहेंगे या फिर नियरली कितने फार्मर्स को हेल्प करेगी ये स्कीम, 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड। बाकी सेकंड आर्टिकल जो है वो भी आपका सेकंड आर्टिकल है वो भी इसी के ऊपर है। कैबिनेट क्लियर्स प्लान टू लिफ्ट एग्री प्रोफाइल ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट। तो 100 डिस्ट्रिक्ट का जो एग्री प्रोफाइल है उनको इंक्रीज किया जाएगा और कितना आउटले रहेगा एनुअली, 24,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, कितने डिस्ट्रिक्ट कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे। ओके, तो ये जरूरी रहेगा। क्या इसका एम है, टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस।
और मेंस में ओवरऑल आपके फार्मिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम ले रही है, पहले तो ऐसे पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या डिफरेंट इनिशिएटिव्स ली जा रही है, तो उसमें ये काम आएगा। नेक्स्ट है आपका ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 36 स्कीम। तो ये जो PMDDKY स्कीम है इसके अंडर 36 स्कीम को और 11 मिनिस्ट्री को कन्वर्ज किया जाएगा ताकि इफिशिएंसी, कोहेरेंस एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूज के जरिए एग्रीकल्चरल सेगमेंट को डेवलप की जा सके इन 100 डिस्ट्रिक्ट। फोकस की जाएगी ऑन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो इसका एम ही है। एम टू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एम एट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट को प्रोवाइड किया जाएगा। 24,000 करोड़ का एनुअल एलोकेशन रहेगा और टोटल 6 ईयर्स में 1.44 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे टोटल। 100 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे इसमें, जिस डिस्ट्रिक्ट में 3 इंडिकेटर्स में वर्क किया जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग जिसमें इंटेंसिटी देखी गई है, एंड लो क्रेडिट डिसबर्समेंट। तो ये जो भी प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट में, वैसे डिस्ट्रिक्ट को चुने जाएंगे, टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट को। ओके, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज की प्लानिंग की जाएंगी ताकि आपके एग्रीकल्चर के साथ अलाइड जो एक्टिविटीज होती है उनमें भी डेवलपमेंट किया जा सके। मंथली मॉनिटरिंग होगा इसमें और मल्टी लेवल कमेटी होगी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ताकि 100 डिस्ट्रिक्ट को एग्रीकल्चर में टारगेटेड तरीके से, मिशन मोड तरीके से डेवलप किया जा सके। बाकी जो की टर्म्स है एक्सप्लेन किया गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। ओके, फिर आपके नेट क्रॉपिंग एरिया क्या होता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो आपको ये आंसर अगर समझ लीजिए ऐसे में लिखना हो, ऐसे में कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें आपको फिलोसॉफिकल बेसिस आप डाल सकते हैं। जैसे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल गवर्नेंस करनी होंगी हमें। गांधीयन सेल्फ रिलायंस का जो कंसेप्ट था कि हर जो विलेज है, हर जो कस्बा है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या होगी, कमिटीज होंगी जिसमें पंचायत भी जुड़ेंगी। अमितर सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच, तो जो फार्मर्स आपके 100 डिस्ट्रिक्ट में पिछड़े हुए हैं उनका कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाएगा बाय गिविंग देम फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन, बेटर फर्टिलाइजर, बेटर सीड्स, बेटर क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एसेट्रा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इथोस, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इथोस है कि आपका क्या किया जा सके, फोकस किया जा सके लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ पे, वाटर इफिशिएंसी पे और डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स पे। इक्विटी ओरिएंटेड प्लानिंग, ताकि आपके जो डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं उनको इक्विटी दी जा सके। तो इसमें इक्विटी का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि जो आपके ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको स्पेशलाइज्ड अटेंशन चाहिए बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये आप फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल बेसिस है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या है, इन बेसिस में आंसर लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा मेंस में। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन रिफॉर्म करने ज़रूरी है और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके कम क्रेडिट डिसबर्समेंट है, जैसे आसाम के आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम क्रेडिट डिसबर्समेंट है, या फिर ओनली 15% ऑफ नेट क्रॉप एरिया में आसाम में आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, मतलब बहुत ही कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देना होगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो भी बहुत कम है, तो जिन जिलों में कम है उसमें उसको आपके सिलेक्शन करना होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देनी होगी ताकि जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवॉर्ड दिया जाए, टाइमली फंड दिया जाए। एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग करनी ज़रूरी होगी, डिफरेंट जो जोन है जिसमें आपके कम प्रोडक्टिविटी देखी गई है उनमें ध्यान देना होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ताकि रियल टाइम में क्या कर सके, क्रेडिट डिसबर्समेंट को, सॉइल डेटा को कलेक्ट करके उनके ऊपर डिसीजंस लिया जा सके, मॉनिटर किया जा सके कि जो पॉलिसी है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं और उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए, फार्मर पार्टिसिपेशन के ज़रिए आपके एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके।
आसाम स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, अभी एपीएससी में आप आसाम स्पेसिफिक, बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक चीज़ें भी देख सकते हैं। जिन जिलों में आपके एग्रीकल्चरल जो लैगिंग है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं बाय दिस स्कीम। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कुछ पास्ट ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, आप आंसर कर पाएंगे इस आर्टिकल की मदद से। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है R&D के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन नीड द राइट फॉर्म्स। तो अभी इनोवेशन में भी ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज सेक्टर में डिफरेंट आपके फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसमें देनी ज़रूरी है, वो जो है राइट प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, बेटर मैन्युफैक्चरिंग, बेटर सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है, उसको हम जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर हम कंपैरिजन देखें ग्लोबल एवरेज का 2023 का, कि कितना हमने R&D में स्पेंडिंग किया है, तो अभी फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट में इंडिया का एवरेज कितना है, 9.4%, जो टोटल हमारा R&D स्पेंडिंग है। ग्लोबल एवरेज देखें तो 16.2, मतलब हम अभी भी लैग कर रहे हैं। हमें जो R&D का स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना है, क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, देन ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स में अगर देखें 2.3% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 4.7 है। ऑयल एंड गैस में 0.2 है, जबकि ग्लोबल एवरेज 0.3 है। सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज 1 है, जबकि ग्लोबल एवरेज आप देख सकते हैं 14.5 है। ओके, देन एरोस्पेस एंड डिफेंस में ग्लोबल एवरेज से हम ज़्यादा है। तो इसमें अभी क्या है, हम स्पेस में आपके, फिर डिफेंस में हम डेवलप कर रहे हैं अभी रिसेंट समय पे। तो इसका रीज़न क्या है कि R&D में स्पेंडिंग जो है राइट प्रायोरिटी को सेट किया गया है। तो इसी का एग्जांपल आप मेंस में लिख सकते हैं कि जब आपके स्पेस सेगमेंट में, डिफेंस सेगमेंट में ज़्यादा R&D की गई, तो उससे हमें क्या हुआ, ज़्यादा बेनिफिट मिला। जैसे अभी डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो ड्रोन प्रोक्योरमेंट है, ओके, डिफरेंट वेपन प्रोक्योरमेंट है, वो अपने देश के अंदर ही कर रहे हैं। ओके, फिर आपके एयरफोर्स के लिए जो डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स है, या फिर नेवी के लिए जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, वो हम देश में ही बना रहे हैं। तो इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब R&D का स्पेंडिंग बढ़ा तो आपकी क्या हुई, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डिफरेंट सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें हमें क्या हो सकती है, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट के मुकाबले बेनिफिट ज़्यादा हो सकती है, तो उसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है, ध्यान रखिएगा। तो R&D के ऊपर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फूड प्रोड्यूसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, अभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में हम बहुत कम R&D स्पेंडिंग करते हैं। ग्लोबल एवरेज 5.1 है, तो इसमें हमें R&D बढ़ाना ज़रूरी है। इंडस्ट्री, मेटल एंड माइनिंग में बहुत कम है, तो इसमें भी बढ़ाना ज़रूरी है, 0.3 है। तो तभी हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह में हम सेल्फ रिलायंस हासिल कर सकते हैं, और तभी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में भी हमें मदद मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए क्या है, डिफरेंट आपके क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए माइनिंग में, एसेट्रा में हमें क्या करना होगा, आपके जो R&D स्पेंडिंग है वो बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, केमिकल्स में, ओके, इसमें कम है आपके। फिर ऑयल एंड गैस में, इन सभी चीज़ों में हमें R&D को ज़्यादा स्पेंडिंग करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो बाकी जो चीज़ें हैं हम हमेशा ही कवर करते हैं R&D के बारे में, तो पास्ट के एनालिसिस आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, बाकी इसमें ये कहा है कि राइट फार्म्स को चूज़ करना ज़रूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में सफल हो सकते हैं, विकसित भारत बन सकते हैं बाय 2047। अभी वे फॉरवर्ड में और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं कि अडॉप्ट टायर्ड इनोवेशन फंड स्ट्रैटेजी। ओके, कि एक टायर के हिसाब से आपका क्या करना है, फंड को एलोकेट करना है, कि टायर 1, टायर 2 ऐसे करके, जो फार्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टायर 1 फार्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे उसमें, उस तरीके की चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। एनकरेज करना है मैं प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशंस को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का R&D स्पेंडिंग बहुत कम है। डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं R&D इम्प्लीमेंटेशन को डिफरेंट स्टेट में, लाइक आसाम, तमिलनाडु, गुजरात, ताकि आपके रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें अचीव हो सके। फिर आपका R&D को एजुकेशन में और स्किल सिस्टम में
एम्बेड करना है, मतलब इसको मैंडेटरी बनाना है। ओके, फिर आपके ट्रांसपेरेंसी को रखना है जो भी फंडिंग होती है, और टारगेटेड मॉनिटरिंग रखनी है ताकि फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है आपके इकोनॉमिक सेगमेंट से ही, मैन्युफैक्चरिंग, कम्पिटिटिवनेस, यील्ड ग्रोथ, जॉब एंड रेजिलियंस। तो हमारे इकोनॉमी को अगर रेजिलियंट बनाना है, जॉब क्रिएट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है, तो हमें आपके मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बूस्ट करना ज़रूरी रहेगा। इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके वर्कर इंटेंसिव होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, जिसमें बहुत सारे वर्कर एंड स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, हमारे देश में जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम टेकल कर सकते हैं। और डिफरेंट जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट ना करके देश में ही बेटर प्रोडक्ट को बना सकते हैं, और बेटर प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी का ग्रोथ होगा, देन आपके गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बेटर होगा, उससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स बेटर ली जा सकेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्सपोर्ट की कमाई होंगी। तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा ये जो R&D का चैप्टर है इसको आप इससे जोड़ के देख सकते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके R&D करना होगा ताकि हम क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग में कम्पिटिटिवनेस ला सके और ग्रोथ को यील्ड कर सके, ग्रोथ अचीव कर सके। ओके, तो उस हिसाब से ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी अगर थोड़ा बहुत डेटा देखें तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन काफ़ी लो है, आपका 17% ऑफ जीडीपी है, 12% एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसको हमें 12 पॉइंट से बढ़ा के आपके 20 तक ले जाना है, 17 को बढ़ा के आपका 25 तक ले जाना है। ओके, तो यही सब चीज़ें इसमें मेंशन की है कि 25% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और जो एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन तक होना चाहिए बाय 2030। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजी को, कैपिटल एक्सेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करना ज़रूरी रहेगा, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना पड़ेगा बाय इंक्लूडिंग AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी रहेगा। बाकी जो की टर्म्स की एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दी गई है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कैसे इंडिया की इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम्पिटिटिव बना सकता है, ग्रोथ को यील्ड कर सकता है, और रेजिलियंट इकोनॉमी को रेजिलियंट बना सकता है। तो ये सभी चीज़ें, अभी सीधा सीधा ये स्कीम भी आ सकता है। तो आंसर कैसे मिलेगा, इधर है आपका। ओके, और ये स्कीम ना पूछ के इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग पूछ लिया जा सकता है। इन जनरल पीएम गति शक्ति के बारे में, पर्टिकुलरली पीएम गति शक्ति के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि पीएम गति शक्ति कैसे क्या करेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी और उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो इसमें अभी आपका क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 पूछ लिया जा सकता है, जो बेस्ड है किसमें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, लाइक AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें वे फॉरवर्ड आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टाइज इन रीजन बैक इन फोकस विद पीएम्स विजिट टू मालदीव्स। तो ये IR के पर्सपेक्टिव से, GS पेपर 2 IR के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हमारे जो भी नेबर है, नेबर में से आपके जो मालदीव्स है उसके बारे में बात कर रहा है कि हाल ही में मालदीव्स के साथ जो हमारा रिलेशन है वो आपका स्ट्रेन में आ गया था, बिकॉज आपके जो नए लीडर चुन के आए हैं मालदीव्स में, मोहम्मद मुइज़ू, उनका जो स्टैंड है वो प्रो चाइनीज रहा है और एंटी इंडिया रहा है। इसकी वजह से क्या है, जो रिलेशन है वो स्ट्रेन में आए थे, लेकिन हाल ही में क्या किया गया है, इसको ठीक करने की कोशिश की गई है फ्रॉम बोथ दी साइड। क्योंकि मालदीव्स के किसी भी प्रॉब्लम में, पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक हो, सिक्योरिटी रिलेटेड, डिजास्टर रिलेटेड, उसमें क्विक रेस्पॉन्स कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। इसीलिए मालदीव्स को ज़रूरत है इंडिया का, और इंडिया को भी ज़रूरत है मालदीव्स का, क्योंकि जो मालदीव्स है वो इंडियन ओशन में है और काफ़ी नियर है इंडिया के, तो इंडिया के बैकयार्ड में है, और
मालदीव्स के जो आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको अगर चाइना एक्सप्लॉइट करता है तो ये हमारे लिए क्या है, एक थ्रेट है, इंडिया के लिए एक थ्रेट है। तो इसीलिए जो रिलेशन है उसको बेटर रखना ज़रूरी रहेगा बोथ साइड के लिए। बोथ साइड को ज़रूरत है एक दूसरे की, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो नेबर्स ही सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसको आपके एड्रेस कर सकते हैं, उसमें रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, अभी इसमें अगर देखें तो हमारे जो पीएम साहब है उनका विजिट है 25 to 26 जुलाई में। क्यों? बिकॉज 25 जुलाई को मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है। ओके, नॉट 25, सॉरी 26 जुलाई को। ओके, और उसमें हम इनवाइटेड हैं, मतलब हमारा देश इनवाइटेड है। तो ये फर्स्ट विजिट रहेगा हमारे पीएम साहब का मालदीव में सिंस मुइज़ू केम टू पावर इन 2023। तो इंडिया मालदीव रिलेशन पहले से इम्प्रूव हो रहा है। तो पहले क्या था, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था बाय मालदीव्स, देन इंडिया ने भी बॉयकॉट किया था मालदीव्स को। ओके, कि लक्षद्वीप को प्रमोट करना है एंड देन मालदीव्स। तो इसमें आपके जो टेंशन्स थे, हमने अपने जो मिलिट्री पर्सनल से उनको रिमूव करना पड़ा था। ओके, तो उसी के लिए बाद में क्या हुआ, रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको इंक्रीज कर दिया था 470 करोड़ से लेके 600 करोड़ तक, ताकि आपकी जो चाइना का प्रेजेंस है उसको कम किया जा सके और मालदीव्स का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में इंडिया उनको सॉफ्ट लोन दे सके। ओके, फिर जो डिजिटल कोऑपरेशन है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रोबेबली यूपीआई को लॉन्च किया जा सकता है। इसी के साथ और एक न्यूज़ है कि जो आपके नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, वो भी इंडिया को विजिट करने वाले हैं। तो उनका भी फर्स्ट विजिट रहेगा सिंस रिज्यूमिंग ऑफिस इन 2024। तो 2024 में उन्होंने फिर से आपका पीएमशिप संभाली है, तो उसके बाद ये उनका पहला विजिट रहेगा। तो अभी आप नेपाल देखें या फिर आप मालदीव्स देखें, इनके ऊपर चाइना का हाल ही में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो इसको काउंटर करना इंडिया के हित में है और इसको बैलेंस करना इंडिया के हित में है। तो इंडिया को जो रिलेशन है उसको बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम से कम रखा जा सके इन देशों में, क्योंकि ये हमारे नेबर्स हैं। ओके, और जो नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भी आप देख सकते हैं, ये हमारे जो भी नेबर्स है उनको हम पहला प्रायोरिटी देते हैं। और इंडिया का ये पॉलिसी रहा है, फॉरेन पॉलिसी, कि जो नेबर्स है उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन जो नेबर्स है वो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो इंडिया का एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, ऐसा वो एलेज करते हैं। ओके, तो ये सभी कुछ प्रॉब्लम है जो आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो ये सॉफ्ट लोन है बाय इंडिया। करेंसी स्वैप क्या है, तो जब फॉरेक्स एक्सचेंज का फॉरेक्स रिजर्व का जब प्रॉब्लम होता है किसी देश को, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के जरिए एक देश दूसरे देश को मदद करता है। तो इसमें अभी करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो करेंसी स्वैप क्या है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, बैलेंस करना है अपना स्ट्रेटेजिक एंड सिविलियन प्रेजेंस को, फिर प्रमोट करना है डिजिटल रीजनलिज्म को, देन स्टेबलाइज करना है रिलेशन विथ नेपाल एंड मालदीव्स को जो हाल ही में थोड़ा इनस्टेबल हो गया था विथ इंडिया। ओके, फिर काउंटर करना है चाइना इन दी इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है, तो हमारा प्रेजेंस इंडियन ओशन में ज़रूरी है। और चाइना जो है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो डुअल पर्पस टेक्नोलॉजीज आपके डिफरेंट रीजन में डिप्लॉय कर रहा है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज में ले लिया गया है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल, 2 आर्टिकल है इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, एक तो बात कर रहा है अर्थक्वेक के बारे में, दूसरा बात कर रहा है आपके फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो अभी ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक होता क्यों है, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट। तो अभी जो आपकी अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट में आपकी डिवाइडेड है। तो अभी जो इंडियन जो प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये कंटिन्यूअस आपकी क्या है, फ्रिक्शन में है, टकराव कर रही है। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना से हम होते हुए आपके जो यूरेशियन प्लेट है
ओके, जो लॉरेशिया का पार्ट है उससे टकराने के बाद ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए अभी क्या है, ये जो कंटिन्यूअस कोलिजन है, कोलिजन अभी भी चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके इंडिया का डिफरेंट रीजन जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो ये रीजन क्या है, आपके अर्थक्वेक वल्नरेबल रीजन है एज पर BIS, जो आपकी स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो रिस्क जोन है उसको आपके 4 जोन में डिवाइड करता है, रिस्क जोन 2, 3, 4, 5। तो ये जो भी अब मैंने रीज़न बताए एक्सेप्ट साउथ इंडिया, बाकी जो जोन रीज़न है वो 4 या 5 जोन में आते हैं, मतलब हाईली रिस्की जोन है। तो अभी ज़रूरी क्या है कि जो भी बिल्डिंग्स है, तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट इन थिंकिंग टू बिल्ड सेस्मिक रेजिलियंस, तो सेस्मिक रेजिलियंस हमें बिल्डिंग बनाने ज़रूरी है, क्योंकि अर्थक्वेक को हम क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और हम ये मान के चल सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसका घर्षण हो रहा है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड है कि अर्थक्वेक होना ही है। और जो आपका शेकिंग है वो बीच बीच में आपके लो इंटेंसिटी में देखा जाता है। तो हाल ही में जो म्यांमार में अर्थक्वेक देखा गया, तो इस तरीके के अर्थक्वेक इंडिया में भी हम फेस कर सकते हैं। तो गुजरात का अर्थक्वेक, ओके, आसाम का अर्थक्वेक, ये सभी पास्ट के एग्जाम्पल है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें सेस्मिक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने हैं। तो डिफरेंट सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स है वो 2000 में ही बिल्ड की गई है, प्री 2000 लेवल है, जो आपके मॉडर्न सेस्मिक कोड के हिसाब से नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें टेक्टोनिक जो रियलिटी है उसको समझते हुए, इंडियन प्लेट की जो रियलिटी है उसको समझते हुए अर्बनाइजेशन करनी ज़रूरी है, और जो स्ट्रक्चरल फ्रेजाइलिटी है उसको मिटिगेट करनी ज़रूरी है बाय फॉलोइंग बाय लॉस, बिल्डिंग लॉस, देन बाय रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग मतलब पुराने बिल्डिंग्स में आपके रिपेयरिंग करना, उसको आर्ट क्विक रेजिलियंट बनाना। तो इन सभी चीज़ों में हम ध्यान दे सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास केस स्टडीज़ है कि डिफरेंट आर्ट क्विक जो हुए हैं म्यांमार में, निकोबार में, सिक्किम में, तिब्बत में, ग्रीस में, तो इनसे हम क्या सीख ले सकते हैं कि हमें आपका रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना ज़रूरी है, ताकि हम जो अर्थक्वेक है उसको विथस्टैंड कर सके, और कम से कम जो पॉपुलेशन है उसका डैमेज हो, ओके, कम से कम प्रॉपर्टी का डैमेज हो अगर अर्थक्वेक होता है तो। ओके, तो बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। न्यू फीचर ऑब्जर्वेशन क्या है, रियल टाइम सेस्मिक मॉनिटरिंग वाया इंडिया क्वेक ऐप, ओके, न्यू रिस्क डायमेंशन क्या क्या है, पुरानी बिल्डिंग्स है, ओके, नीड क्या है, नीड ऑफ द आवर, रेट्रोफिटिंग करनी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में वही सभी चीज़ें हैं, नेशनल रेट्रोफिटिंग कैंपेन चलाना ज़रूरी है, BIS कोड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है वाइल मेकिंग और बिल्डिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज तरीके से डिजास्टर का गवर्नेंस करना ज़रूरी है, NDA में, देन SDA में, देन DDA में के लेवल में, इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत, ओके। फिर आपका करिकुलम स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है रिगार्डिंग अर्थक्वेक कैसे बचा जा सकता है, ओके। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है, जैसे इंडिया क्वेक ऐप है, SMS अलर्ट है, ओके। तो SMS अलर्ट भी आपके NDMA के द्वारा, ओके, SDMA के द्वारा आप प्राप्त करते रहते हैं समय समय पे। स्ट्रेंथन करना है हिमालय का मॉनिटरिंग को, ओके। लीगल एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को डेवलप करना ज़रूरी है, जैसे रिस्क को हम मिटिगेट कर सके। उसके लिए आपके डिज़ास्टर मिटिगेशन बॉन्ड जो है उसका हम देख सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने बिल्डिंग्स का। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, ओके। बाकी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा पास्ट ईयर के, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ फ्यूलिंग डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स इन यूरोप। तो ये स्पेशली यूरोप के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमें इन जनरली चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि वाइल्ड फायर होने के आज के समय सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड बिकॉज ऑफ वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। इसी के साथ जो हीट वेव्स दिखाई पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड फायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वाइल्ड फायर्स क्या है, कैसे डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। वाइल्ड फायर की वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचर है, नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो हमारा कार्बन आपका सिक्वेस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। जब वाइल्ड फायर होती है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो रिलीज होते हैं, और ये फर्दर क्या करते हैं, आपके ग्लोबल वार्मिंग को एनहांस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को और इंक्रीज करते हैं। तो अभी इससे मिटिगेट करने के लिए इसका क्या उपाय है, तो इससे हमें ध्यान रखना होगा, जो फॉरेस्ट फायर है उनको मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी रहेंगी,
शॉर्ट टर्म में, उनको आपके मिटिगेट करने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशिंग जो मेथड्स है उसको डेवलप करना ज़रूरी रहेगा, ताकि हम कम से कम डैमेज हो और हम रोक सके फॉरेस्ट फायर को। ओके, देन आपके थर्डली लॉन्ग टर्म हम मेजर्स क्या ले सकते हैं, जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय पंचामृत स्ट्रेटजी और बाय फॉलोइंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को, फॉसिल फ्यूल को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके। ओके, तो इन सभी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट फायर के ऊपर प्री में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट जो आपके गाज़ा में जो प्रॉब्लम चल रहा है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को लेके। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट पीस। तो अभी इजराइल क्या करना चाह रही है, प्लान कर रही है विद यूएसए कि जो गाज़ा का पॉपुलेशन है, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, उनको आपके अलग जगह में शिफ्ट किया जाए, जिनको नाम दिया गया है, जिस जगह को नाम दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन सिटी। तो ये आपके अगर देखें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो ये इलीगल है एंड मॉरली इनडिफेंसिबल है कि आप एक जगह के जो पॉपुलेशन है उनको, आपका जो उनका आइडेंटिटी है उसी से जुड़ा हुआ है, तो उनको वही प्रोटेक्शन देना, उनको वही रीबिल्डिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। और उनको जो पॉलिटिकल सेल्फ रिलायंस है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, वो देनी काफ़ी ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पीस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, इनजस्टिस को बढ़ाएगा, जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट है उसको और भड़काएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो नेशंस हैं, डिफरेंट नेशन, पावरफुल नेशन लाइक यूएसए, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, इनको एक तो जो आपके अटैक हुई सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर इन द नेम ऑफ फाइटिंग आउट दिस आपके हमास ग्रुप, तो ये आपका उसमें नो डाउट कि हमास को ही अटैक किया, लेकिन जो सिविलियन पॉपुलेशन को डैमेज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अभी अगर डैमेज कर दिया है तो अभी इसका रास्ता क्या है कि जो कोलेट्रल डैमेज है उसको फिलअप किया जाए बाय स्टेट रिसोर्सेस। ओके, तो वही चीजें इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पीस, इट विल लीड टू अनपीसफुल कंडीशन एंड इट विल फर्दर एस्केलेट द टेंशंस बिटवीन पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन और पैलेस्टीनियन जो पॉपुलेशन को जो आपके एडवोकेट करते हैं और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ेगी। ओके, तो जो रेस्पॉन्सिबल पावर है, जो बड़े पावर है, उनको रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना ज़रूरी है लाइक यूएसए। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, क्योंकि अब देख सकते हैं ग्लोबल लेवल में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है जिसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो टारगेटेड तरीके से मर रही है। तो जब किसी एक पॉपुलेशन को टारगेटेड तरीके से वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है, ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसी को कहा जाता है जीनोसाइड। तो ये जीनोसाइड का जो आपका टर्म है, ओके, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक ग्रुप को ख़त्म कर देना, ये जो टर्म है इसको आपके रैल्फ लैम्किन जो है राइटर, उन्होंने यूज़ किया था 1944 में, जब वो स्टडी कर रहे थे अबाउट आर्मेनियन जीनोसाइड एंड लूजिंग फैमिली ड्यूरिंग दी होलोकास्ट। तो जो होलोकास्ट, आप इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं होलोकास्ट के। फॉर एग्जाम्पल जो आपका हिटलर का होलोकास्ट था, स्पेशली ऑन ज्यूस। और अभी जो आपका अटैक चल रहा है बिटवीन इजराइल, या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इजराइल एंड हमास, उसमें इजराइल के ऊपर कई सारी देशों ने जीनोसाइड का जो एलिगेशन है वो लगाया है। तो अगर किसी पॉपुलेशन को टारगेटेड तरीके से मारा जाता है विदाउट रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस, ओके, तो वो क्या है, ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो पावर में है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं, जिनके पास इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सभी सहूलियत है, तो इनको क्या करना ज़रूरी है कि आपका जो पॉपुलेशन है जो सफ़र कर रही है उनको एम्पावर करना ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और जो एक सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन है, सब ह्यूमन इक्वल है, सभी को पीस, जस्टिस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सभी डिजर्व करते हैं।
तो जस्टिस या फिर पीस है क्या? जस्टिस हो गया कि व्हाट वन डिजर्व्स टू गेट। तो बच्चे जो है उनको क्या चाहिए? अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एजुकेशन, अच्छा घर। तो अगर आप बच्चे इस तरीके से अगर खाना ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका जो हालत है, जो कंडीशन है कि खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो इनके ये क्या है, आपके विश्व के फ्यूचर है। किसी देश में है, किसी सोसाइटी में है, उसका तो फ्यूचर है ही, प्लस पूरे विश्व का क्या है, फ्यूचर है। तो इनको प्रोटेक्ट करना, कॉमन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे पॉलिटिक्स जो है वो सही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो इनका जो डिजास्टरस कंसिक्वेंसेस है वो हमने पास्ट में देखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म इट्स बैटरी वेस्ट? तो अभी ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो बैटरी यूज़ होती है उनका जो वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बैटरी वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो एक आपका होता है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोड्यूसर जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काफ़ी कम इम्प्लीमेंट हुआ है। 90% जो बैटरी वेस्ट है, या फिर आप किसी भी चीज़ का वेस्ट पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही हो, 80 to 90% इसको हैंडल किया जाता है बाय इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि क्या होता है, काफ़ी आपका हैजोर्डस होता है, जिसमें काफ़ी टॉक्सिक जो केमिकल है, कंपाउंड है, उसका एक्सपोजर होता है। और उससे क्या होता है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो आपकी इन टॉक्सिक वेस्ट को हैंडल करती है, एक तो इनका हेल्थ के ऊपर और दूसरा एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी है ताकि टाइम बाउंड तरीके से जो आपके वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सके, और उससे जो भी हम आपके मटेरियल्स है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, लाइक कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्राफाइट, गोल्ड, ओके, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर इकोनॉमी। तो उससे जो मिनरल शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक टैकल हो सकता है। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है कुछ हद तक घट सकती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, और इसी के साथ किस तरीके से हमें वेस्ट को हैंडल करना है, वेस्ट को मैनेज करना है, उसके लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतने ही। थैंक यू।